नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे मिक्स टेस्ट लेंगे जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित ये तीनों सब्जेक्ट से दोस्तों 40 प्रश्न रहेगा जो कि आपका बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का एक भी प्रश्न दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, और देखिए आपको 40 प्रश्न में दोस्तों सारा प्रश्न को आप जवाब पहले खुद से लगाइएगा। ठीक है, और लास्ट में आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा है कोयला, और बी में लिखा है सूर्य, और सी में लिखा है पानी, और डी में लिखा है लकड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तल, बी में लिखा है अवतल, और सी में लिखा है बेलनाकार, और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न में आपको बताना है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के दोस्तों कारण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन होता है, और बी में लिखा है प्रकाश का अपवर्तन होता है, और सी में लिखा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया इस प्रश्न में दोस्तों आपसे कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। ऑप्शन ए में लिखा है बढ़ता है, बी में लिखा है घटता है, सी में लिखा है बढ़ता घटता नहीं है, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध तो दोस्तों बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पूछा गया कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अभिसारी लेंस, बी में लिखा हुआ है अवतल, ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों अभिसारी केवल लिखा है, और बी में लिखा है अवतल, और सी में लिखा हुआ है अपसारी, और यहाँ देखिए डी में लिखा हुआ है बाईफोकल। तो देखिए आपको बताना है दोस्तों कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हुआ रहता है उसको ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, और उसका उपचार के लिए दोस्तों हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जरा दृष्टि दोष जो है ये बूढ़ा बुजुर्ग लोग को होता है, ओल्ड एज में होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आभासी, बी में लिखा है वास्तविक, और सी में लिखा है कभी आभासी और कभी वास्तविक, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन दर्पण रहता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समतल, बी में लिखा हुआ है अवतल, और सी में लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे उत्तल, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न को आप पूछा गया कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन दर्पण रहता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अवतल दर्पण को दोस्तों हजामत बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, और दोस्तों डॉक्टर लोग रोगियों को गला दांत को इलाज करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
8 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है 0.3%, और बी में लिखा है 0.03%, और यहाँ देखिए सी में लिखा है 0.003%, और यहाँ देखिए डी में लिखा है 0.04%। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वायुमंडल में दोस्तों यानी कि ऑक्सीजन गैस दोस्तों कितना पाया जाता है, तो 21% पाया जाता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। और देखिए नाइट्रोजन गैस दोस्तों वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि 78% नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल में दोस्तों CO2 गैस कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। और दोस्तों ऑक्सीजन गैस कितना पाया जाता है, तो 21% पाया जाता है दोस्तों। और नाइट्रोजन गैस कितना पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ H2S2O7, और बी में लिखा H2SO4, यहाँ देखिए सी में लिखा H2S2O4, और डी में लिखा H2S2O8। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, तो H2SO4 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, और सारा प्रश्न को दोस्तों जवाब आप पहले खुद से लगाइए, इसके बाद आप हमारा आंसर को देखिए, ठीक है। देखिए आप 10 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों कीटोन, और बी में लिखा है एल्डिहाइड, और सी में लिखा है अम्ल, और डी में लिखा है ईथर। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है। बताइए दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न को आप जवाब खुद दीजिए एकदम। पूछा गया कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है, तो ऑप्शन ए में लिखा है 7, बी में लिखा है 7 से कम, और सी में लिखा है 7 से अधिक, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अम्लीय विलयन का pH मान पूछेगा तो 7 से कम होता है, ठीक है। और उदासीन विलयन का pH मान पूछेगा तो 7 के बराबर होता है, ठीक है। ये तीनों को आपको याद रखना है, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। बताइए दोस्तों इसका जल्दी से राइट आंसर। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, और बी में लिखा है 5, और सी में लिखा है 6, और डी में लिखा हुआ है 7। तो बताइए दोस्तों कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर इसमें पूछा गया आपसे कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1, और बी में लिखा है 2, सी में लिखा हुआ है 8, और यहाँ पे डी में लिखा है 4। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अमीमा अपना भोजन पकड़ता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। काफ़ी आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न को आपको जवाब खुद देना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा है कुटपाद द्वारा, बी में लिखा है दोस्तों लाइसोसोम द्वारा, और सी में लिखा है कोशिका सत्ता द्वारा, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कि अमीमा अपना भोजन पकड़ता है, तो कुटपाद द्वारा पकड़ता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अंडाणु निषेचन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है योनि से, बी में लिखा है गर्भाशय से, और सी में लिखा है फिलोपियन नलिका से, और डी में लिखा है अंडाशय से। तो बताइए दोस्तों कि अंडाणु निषेचन होता है, तो फिलोपियन नलिका से होता है, ठीक है। ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ XX, और बी में लिखा है XY, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं दोस्तों XX होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पुरुषों में लिंग गुण सूत्र होते हैं पूछेगा तो एक्स वाई होता है, ठीक है। पुरुषों में लिंग गुण सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो एक्स वाई होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पूछा गया कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तरी अमेरिका, बी में लिखा है दक्षिणी अमेरिका, और सी में लिखा है यूरोप, और डी में लिखा है पश्चिमी एशिया। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1921 ईस्वी, बी में लिखा है 1922 ईस्वी, सी में लिखा है 1923 ईस्वी, और डी में लिखा है 1924 ईस्वी। तो आपको बताना है दोस्तों कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 ईस्वी में हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब 19 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें पूछा गया आपसे कि भारत एक देश है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उद्योग प्रधान देश, और बी में लिखा हुआ है कृषि प्रधान देश, और सी में लिखा हुआ है कार्य प्रधान देश, और यहाँ डी में लिखा है स्वास्थ्य प्रधान देश, ठीक है। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि भारत एक देश है तो कृषि प्रधान देश है, ठीक है दोस्तों हमारा भारत। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पूछा गया इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ऑप्शन ए में लिखा है इंग्लैंड, और बी में लिखा है रूस, और सी में लिखा है ऑस्ट्रिया, यहाँ डी में लिखा है दोस्तों परसा। तो आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो ऑस्ट्रिया था, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है जार, और बी में लिखा है सम्राट, और सी में लिखा है सामंत, और डी में लिखा है सेनापति। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं। तो रूस के राजा को दोस्तों क्या कहते हैं, तो जार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है 16 वर्ष, बी में लिखा है 17 वर्ष, और सी में लिखा है 18 वर्ष, और डी में लिखा है 19 वर्ष। तो बताइए दोस्तों इसमें पूछा गया कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि दोस्तों भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितना है, तो 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आँख बंद करके इसको मार के चलिए आगे। अब देखिए हम देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में लिखा है अमेरिका, सी में लिखा है रूस, और बी में लिखा है रूस दोस्तों, और सी में लिखा है भारत, और डी में लिखा है चीन। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारा भारत में है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए में लिखा है योजना मंत्री, बी में लिखा है प्रधानमंत्री, सी में लिखा है मुख्यमंत्री, और डी में लिखा है राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। और दोस्तों सारा प्रश्न को आपको क्या करना है, 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हम करवा रहे हैं, इसमें सारा प्रश्न को दोस्तों आपको जवाब पहले खुद से देना है, ठीक है। इसके बाद ही आप हमारा आंसर को देखिए, ठीक है, ताकि दोस्तों आपके अंदर पता चल सके कि हमारा कितना तैयारी हुआ है और कितना बाकी है, ठीक। देखिए 25 नंबर प्रश्न को, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए में लिखा है मुंबई, बी में लिखा है चेन्नई, और सी में लिखा है कोलकाता, और डी में लिखा है कांडला। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26
26 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, और बी में लिखा है उड़ीसा, और सी में लिखा है मध्य प्रदेश, और डी में लिखा है कर्नाटक। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक दोस्तों बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन में डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बिहार दोस्तों, उड़ीसा और ये मध्य प्रदेश, ये तीनों दोस्तों बीमारू राज्य है, ठीक है, और कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। तो ऑप्शन में डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए में लिखा है कपास, बी में लिखा है गेहूं, सी में लिखा है चावल, और डी में लिखा है ईख। तो आपको बताना है दोस्तों कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो कपास के लिए उपयोगी है दोस्तों। ऑप्शन में ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा है लोकसभा, बी में लिखा है मंत्रिमंडल, और सी में लिखा है विधानसभा, और यहाँ पे डी में लिखा है दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज संस्थाएं में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। बहुत बार दोस्तों आपका एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न, आपके लिए काफ़ी ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। ऑप्शन ए में लिखा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और बी में लिखा है दोस्तों कि 1 जुलाई से 30 जून तक, और सी में लिखा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और डी में लिखा है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चीनी उद्योग, बी में लिखा है खिलौना उद्योग, और सी में लिखा है कागज उद्योग, और डी में लिखा है दोस्तों विद्युत उपकरण उद्योग, ठीक है। तब बताइए दोस्तों इसके में प्रश्न में कि निम्न से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो खिलौना उद्योग है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर, और दोस्तों लास्ट में आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 40 प्रश्न में दोस्तों कितना का आप जवाब जो बिल्कुल सही दिए, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके दोस्तों कि आप कितना तैयारी आपका हुआ है और कितना बाकी है। लास्ट में आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 40 में से कितना प्रश्न आपका सही गया है। देखिए 31 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें पूछा है 121/22 लिखा हुआ है 77 का सरलतम रूप लिखें। देखिए दोस्तों इसका सरलतम रूप आपको निकालना है, तो कैसे निकालिएगा। आपको लिखा हुआ है यहाँ से देखिए 121 लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर से आपको लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है 121 लिखा हुआ है, ठीक है। बटा में दोस्तों यहाँ पे 77 लिखा हुआ है। तो देखिए इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 11 गुने दोस्तों 11 लिख सकते हैं 121 को, 11 गुने 11 करेंगे तो 121 आ जाएगा। और 77 को दोस्तों हम 11 गुने 7 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ से बचेगा दोस्तों क्या, तो 11/7 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में 11/7 दिया हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सरलतम रूप आपको करना है दोस्तों, यानी कि काट के आपको छोटा कर देना है। तो काट के हम इसको छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। और दोस्तों अगर जो हमारा अदर्स सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप देख लीजिए। उसमें सारा सब्जेक्ट का दोस्तों आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक है। जितना भी उसमें प्रश्न करवाया गया आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसलिए एक बार आप उसे जरूर देखें दोस्तों। अगर जो आप 450 प्लस लाने के लिए सोच रहे हैं दोस्तों तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक। देखिए अब देखते हैं हम 32 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया कि बाई अक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है भुज, बी में लिखा है कोटि, सी में लिखा है मूल बिंदु, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि बाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो कोटि कहते हैं बाई अक्ष को दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स अक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों पूछेगा, तो एक्स अक्ष को दोस्तों हम भुज कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अब मूल बिंदु दोस्तों हमारा निर्देशांक जो होता है वो 0,0 होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रैखिक बहुपद, बी में लिखा है द्विघात बहुपद, सी में लिखा है त्रिघात बहुपद और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए एक घात वाले बहुपद को दोस्तों क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है, ये साथ में आपको याद रखना है। और तीन घात वाले बहुपद को दोस्तों त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि cos π/3 का मान है। तो देखिए दोस्तों पहले आप ये समझिए कि जो पाई का दोस्तों हमारे डिग्री में वैल्यू होता है कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। आपको याद नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि पाई का दोस्तों डिग्री में जो हमारा वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा π/3, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पहले लिख लेते हैं π/3। अब यहाँ पाई की जगह पर हम कितना डिग्री में वैल्यू होता है पाई का दोस्तों, तो 180 डिग्री होता है। 180 पाई की जगह पर हम लिख लेते हैं, अब बट्टा में 3 लिख लेते हैं और यहाँ से काटाइएगा तो 3 छक 18 यानी कि 6 टाइम में कटेगा दोस्तों, यानी कि हमको यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री आ गया। π/3 को हम यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस यहाँ लिख लेंगे। अब π/3 की जगह पर ही दोस्तों हम कितना निकाल कर लाएँ, 60 डिग्री निकाल कर लाएँ, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री इस तरह से लिख लेंगे। अब बस अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का दोस्तों हमारा वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों इसको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। देखिए दोस्तों आपको यहाँ से 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो कब कितना समय लगाएं दोस्तों, तो 5 से लगाते हैं। 5 से लगाएंगे दोस्तों तो कितना टाइम में कट जाएगा, यहाँ से 125 टाइम में कट जाएगा। अगर कितना से लगेगा तो फिर दोस्तों 5 से लगेगा और यहाँ से 5 × 25 यानी कि 25 टाइम में कटेगा दोस्तों। फिर कितना से लगाएंगे तो फिर 5 से लगाएंगे, अब 5 × 25 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 × 25 हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 × दोस्तों 5 और फिर यहाँ से लिखेंगे 5 × 5 5 इस तरह से लिख लिए। और दोस्तों ये 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4। देखिए यहाँ पर घात मतलब होता है दोस्तों पावर, ठीक है। कि आप 5 का पावर कितना होगा, तब 5 का पावर दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 का पावर कितना हम निकाल के लाएँ, 4। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में लिखा है 4 दोस्तों, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। देखिए हम सम संख्या किसको कहते हैं दोस्तों, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसी को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसी तरह से बढ़ते जाएगा दोस्तों। ये सब हमारा क्या है, सम संख्या है। और कहा है दो क्रमिक सम संख्या का HCF आपको निकालना है। तो यहाँ से हम 2 और 4 ले लेते हैं, दोनों हमारा क्रमिक सम संख्या है, इसी को HCF निकालते हैं। तो 2 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ 4। अब HCF निकालिएगा तो 2 दूनी के 4, यहाँ से कट जाएगा दोस्तों। इस तरह से हमारा HCF ये वाला होता है। तो हमारा HCF कितना आ गया, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दो क्रमिक सम संख्या दोस्तों यहाँ पर हम 2 और 4 लिए हैं, आप 6 8 भी ले सकते हैं। 6 8 भी दोस्तों हमारा दो क्रमिक सम संख्याएं हैं, ठीक है। इसको भी आप लेकर बनाइएगा तो आपका जो HCF आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लिखा है 2 sin 38 डिग्री बाई में cos 52 डिग्री का मान है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है। अब देखिए आप इसको कैसे बनाइएगा, तो इसको इसी तरह से लिख लेते हैं 2। और देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों sin 38 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम चेंज करते हैं कुछ। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं sin 90 माइनस दोस्तों हम क्या कर देंगे 52 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 90 में से 52 को घटाइएगा तो यहाँ पर 38 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं
अब बाई में दोस्तों हमारा क्या लिखा हुआ था, तो cos 52 लिखा हुआ था। तो बाई में इसी तरह से हम यहाँ पे cos 52 डिग्री इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए आगे यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों cos थीटा होता है। पहले 2 जैसे लिखा है 2 को हम इसी तरह से लिख लेंगे, और साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है cos थीटा। थीटा की जगह पर दोस्तों हमारा कितना है 52 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम 52 डिग्री इसी तरह से लिख देंगे। अब बाई में दोस्तों हमारा कितना था, बाई में यानी कि बटा में दोस्तों cos 52 डिग्री था, तो यहाँ पर cos 52 डिग्री इसी तरह से लिख लिए। और cos 52 डिग्री दोस्तों cos 52 डिग्री दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा हमारा क्या दोस्तों, केवल 2 बचा। ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा इसका 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन परिमेय है। देखिए परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमारा परिमेय संख्या होता है। तो देखिए ये पाई जो लिखा है दोस्तों ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और √7 दोस्तों ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। तो और डी में लिखा है दोस्तों √5 ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। मगर दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ये हमारा परिमेय संख्या है, √25/36 जो लिखा हुआ है। कैसे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसको समझिए। देखिए दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ से 25 लिखा हुआ है और बट्टा में यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, इस पर वर्गमूल इस तरह चढ़ाया हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ 25 का वर्गमूल की जगह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल की जगह तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और दोस्तों 5/6 जो ये लिखा हुआ है ये P बटा Q के रूप में है। ठीक है, और P बटा Q के रूप में जो होता है वो हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा परिमेय संख्या यहाँ पर जो लिखा हुआ है √25/36 दोस्तों ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ये 39 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में एकदम 100% आता ही आता है। देखिए पूछा है बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए दोस्तों पहले चतुर्थांश को आप समझ लीजिए, इस तरह से हमारा होता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो प्लस होता है। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्तों जो होता है वो क्या होता है, तो -, होता है। ठीक है, और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो माइनस होता है। और देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो प्लस, होता है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिंदु लिखा है यहाँ पर 4 लिखा है दोस्तों यानी कि +4 है, और लिखा है -3 किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए अब यहाँ फोर्थ चतुर्थांश में दोस्तों प्लस और यहाँ माइनस है, यानी कि दोस्तों हमारा फोर्थ चतुर्थांश में यहाँ पर +4 और -3 जो होगा किस चतुर्थांश में होगा, तो फोर्थ में होगा यानी कि चतुर्थ में। ठीक है, चतुर्थ में होगा, तो ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ये 40 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया कि साइन 90 - a किसके बराबर है। तो दोस्तों देखिए साइन 90 - थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, cos थीटा, और थीटा की जगह पर लिखा हुआ ए तो यहाँ पर केवल ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ cos ए जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन 90 - a किसके बराबर है, तो cos ए के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में हम करवाएं। और दोस्तों 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं आप हमको ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और दोस्तों जो प्रश्न इसमें आपको याद नहीं है या जो प्रश्न आपको प्रैक्टिस अच्छा तरीके से नहीं है उसको आप बार बार अच्छी तरीके से याद करें, और जो मैथ आपको प्रैक्टिस अच्छा से नहीं है उसके बार बार प्रैक्टिस करें दोस्तों, क्योंकि डे बाई डे दोस्तों आप पे इम्प्रूवमेंट होगा, तभी आप एग्जाम में दोस्तों 450 प्लस स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, और 450 दोस्तों प्लस हर हाल में लाकर ही छोड़ना है, ये मेरा जिद है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया हुआ तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।